जय श्री कृष्ण साहब। आज की स्वास्थ्य चर्चा की कड़ी में हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर श्री सुभाष चंद्र जी सोनी से। उनसे ये मुलाकात कर रहे हैं श्रीमान टीकम चंद जी सोनी। और इस चर्चा के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, उसे अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग लाभान्वित हों, तो उसे आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए इस चर्चा का आनंद लें। तो दो ब्रांचेस होती है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, जो पेट और पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मुंह के रास्ते से लेट्रिन के रास्ते तक। लीवर खराब होने के तीन कारण है। पहला है शराब, नो डाउट। दूसरा है हेपेटाइटिस, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, फैटी लिवर डिसीज है। उसमें भी लीवर खराब होता है, जो अब इंडिया में बढ़ रहा है। एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आजकल के बच्चे हैं, एक ट्रेंड हो गया है कि भाई उसको मोबाइल दिखाएंगे तो ही वो खाना खाएगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, बच्चा ओवर ईटिंग कर ले। तो हमने डिपार्टमेंट शुरू से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, और अभी आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी सर्जरी है जो यहाँ पे नहीं होती हो, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंक्लूडिंग लीवर ट्रांसप्लांट। नमस्कार साथियों, मैं टीकम चंद सोनी संस्कृति अराउंड अस चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्वास्थ्य चर्चा की कड़ी के अंदर हम आज आए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी सोनी, जो हमारे श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज बीकानेर के एक गौरव हैं और अभी एम्स में कार्यरत हैं। तो इनसे मिलते हैं और इनका सर आप अपना परिचय। धन्यवाद टीकम जी। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सोनी, पुत्र श्री बाबूलाल जी सोनी, ब्राह्मण समाज बीकानेर का सदस्य हूँ, और अभी मैं एम्स जोधपुर में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एडिशनल प्रोफेसर के और यूनिट हेड के पद पे पोस्टेड हूँ। यहाँ पे मेरे को करीब 7-8 साल हो गए, 8 साल कंप्लीट हो गए, 9th ईयर चल रहा है। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या होती है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का मतलब है पेट और पाचन क्रिया से जुड़ी समस्या। अच्छा। गैस्ट्रोलॉजी दो टाइप की होती है। एक होती है मेडिकल गैस्ट्रोलॉजी, जो सिर्फ दवाइयों से उपचार करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, जांच करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं। अच्छा। और एक है सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसमें जो पेट की समस्याएं हैं, लीवर, पैनक्रियाज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका फिर जो भी कुछ सर्जिकल कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें सर्जरी के करके हम उसको ठीक करते हैं। अच्छा। तो दो ब्रांचेस होती है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, जो पेट और पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मुंह के रास्ते से लेट्रिन के रास्ते तक। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आ जाता है, इंक्लूडिंग लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर सब आता है। अच्छा। तो अभी वर्तमान में जो पेट और लीवर संबंधित जो बीमारियां बढ़ रही है, तो उसमें आप क्या मेन कारण समझते हैं? जो सबसे बड़ा कारण है वो तो है खाना पीना। अच्छा। जो पहले का जो खाना पीना था और अभी का जो खाना पीना है, उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले जो खाना पीना था वो बिना कोई अडल्ट्रेशन के आता था। जो खाना पीना था शुद्ध हो जाता था। अभी वो शुद्धता उतनी रही नहीं है। दूसरा, हमारी जो हैबिट है, जो खाने पीने की हैबिट है, वो भी चेंज हो गई है। जैसे पहले जब हम छोटे थे तो कोई चॉकलेट या कोई और कोई चीजें हैं, जंक फूड है, वो सब नहीं खाते। बट आज की तारीख में जंक फूड एक हिस्सा बन चुका है लाइफस्टाइल का। जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बिना जंक फूड के आज के डेट में रह नहीं सकते हैं। तो ये जंक फूड शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तीसरा है जो रिफाइंड शुगर हम खाते हैं आज की डेट में, उसका भी लीवर पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है। फैटी लीवर होता है, और बाद में अगर लंबे टाइम तक फैटी लीवर रहे तो वो सिरोसिस में चेंज हो जाता है, लीवर खराब होता है। तो शुगर भी आज की तारीख में बहुत खराब रहती है। तो जो खाना पीना है वो बहुत ही खराब हो गया है। टाइमिंग खराब हो गई है खाने पीने की। पहले हम सुबह शाम एक फिक्स टाइम पे खाते थे। आजकल बहुत से कारण है, प्रोफेशन है या जो भी है, टाइमिंग फिट वो सेट नहीं बैठता। दूसरा, फिर खाना पीना भी चेंज हो गया है। इससे लीवर और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक की प्रॉब्लम बहुत हो गई है। दिनचर्या है उसके अंदर, दिनचर्या बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल एकदम बदल गई है। उसकी वजह से ये हो बिल्कुल। तो इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी है, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी इन द सेंस कि आप सुबह उठो। पहले लोग सुबह जल्दी उठते थे और रात को भी जल्दी सो जाते थे। आज के टाइम में उल्टा हो गया है, सुबह लेट उठते हैं, रात को भी लेट सोते हैं। दूसरा है जो मोबाइल वगैरह है, उससे भी आप एक जगह बैठे रहते हो, मूवमेंट नहीं हो पाता। आपका शरीर की जो एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो भी बहुत कम हो गया है। ठीक बात है। तो इन सब से ये है कि भाई आप इनका उपयोग बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करो, मिनिमम। तो स्पेशली बच्चों को तो ये सब चीजें दूर ही रखो तो सबसे अच्छा है। मोबाइल से दूर रखना है। बहुत से टाइम ऐसा होता है, जैसे आजकल के बच्चे हैं,
एक ट्रेंड हो गया है कि भाई उसको मोबाइल दिखाएंगे तो ही वो खाना खाएगा, या कुछ ना कुछ उसको दिखाने के लिए चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होता है, बच्चा ओवर ईटिंग कर लेता है, मोबाइल देखते देखते उसको पता नहीं लगता, वो खाता रहता है, उससे भी बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। जो खाना पीना है वो तो हमें सब कुछ, जंक फूड है वो मिनिमम करना पड़ेगा। हम जो लाइफस्टाइल है, जो आज की जो जनरेशन है, जेन अल्फा, उनके हिसाब से वो उसको बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सजग रहें अपने स्वास्थ्य के सजग प्रति। रहें, खाने पीने में कुछ अच्छी चीजें हैं वो रेगुलरली लेते रहें, जैसे हाई फाइबर है, लिक्विड्स हैं, वो लेते रहें। रिफाइंड चीजें हैं, बहुत डीप फ्राइड है, जैसे अपने जो बीकानेर का माने या स्पेशली राजस्थान का माने, तो जो खाना पीना है, जो हम कचौरी पकौड़ी या डीप फ्राइड जो खाते हैं, वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो कभी कभी ऑकेजनल हो तो अच्छी बात है, पर हम रूटीनली खाते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक है। सही है। तो ये जो पेट दर्द होता है और उससे कई बार कब्जी भी हो जाती है, होती है, तो इसको इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें ये है जो एसिडिटी होती है, जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, हमारे राजस्थान में ऑयली होता है, स्पाइसी होता है, फैटी होता है, जो मेन जो चंक है, तो उसमें ये है स्टमक में अल्सर्स बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं, स्टमक में सूजन आ जाती है, उससे पेट दर्द वगैरह होता है, उल्टियां भी होती है, पेट दर्द होता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक खाना है वो हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एसिडिटी के साथ में कब्जी बहुत ही कॉमन है, तो एसिडिटी से बचने के लिए हमें कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा। जैसे हम बोले तो टी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, ये मिनिमम रखें। हमारी आदत होती है दिन में 2 से 3 चाय, 4 चाय पीते रहते हैं, तो ये सारी चीजें एसिडिटी इंक्रीज करती हैं। दूसरा है जो खाने में जैसे बेसन की चीजें हैं, मैदे की चीजें हैं, आलू, चावल, ये सारी चीजें एसिडिटी करती है। तीसरा है कि हमें हैवी डाइट नहीं लेनी है, जैसे कि एक बार में पेट भर के खाना नहीं खाना है कि हम पूरा अच्छे से पेट भर के खाना, थोड़ा उससे कम खाना है। खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। आप वॉक करो, चलो फिरो, रूटीन का काम करो, लेकिन खाना खाते लेटना नहीं है। इन सब चीजों से एसिडिटी में आराम रहता है। कब्जी के लिए आप कम से कम, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो एटलीस्ट 3 से 4 लीटर लिक्विड लेने की जरूरत है। कई बार हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है अपने जो भी काम वगैरह में, तो वो चीजें अवॉइड नहीं होनी चाहिए। दूसरा है हाई फाइबर डाइट। फाइबर आपको ज्यादा लेना है। फाइबर है जैसे सलाद खाइए, सलाद में, फ्रूट्स में, उसमें अच्छा रहता है, उससे बल्क बनता है, तो फिर कब्जी नहीं रहती। आपको जो कब्जी की दवाइयों की जरूरत है उसकी कमी हो जाएगी। वो कहते भी है ना कि आजकल ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, डॉक्टर भी इसको कह रहे हैं कि 2 प्लेट रखो आप। हाँ, कई बार तो हम ऐसे कहते हैं, जैसे शाम का जो इवनिंग टाइप में स्नैक्स है, वो आप सिर्फ सलाद खाओ, एटलीस्ट एक स्नैक्स आप 1 प्लेट सलाद खाओगे तो अच्छा रहेगा, प्लस फ्रूट्स, तो वो आपको फाइबर होगा, तो आपके लिए कब्जी नहीं रहेगी, फिर उसमें आराम रहेगा। देखा जाता ये है कि भी आप किसी को से बात करते हैं कि भी मुझे ये हो गया, ये तकलीफ हो गई है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? आजकल नेट का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। बिल्कुल, वो बीमारी है, इसे पूछ करके मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या लूं? देखिए, नेट का है, नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। जैसे अगर आप सर्च करेंगे कि भाई खून की उल्टी होना, वो उसके 50 कारण हो सकते हैं। कैंसर में भी होती है, एसिडिटी में भी होती है, लीवर खराब होता है उसमें भी होती है। अच्छा। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है वो उस पर नहीं पता लगेगा, वो नहीं पता। नेट अच्छी चीज है, उससे थोड़ा सा अवेयरनेस रहता है, लेकिन टोटली उस पे डिपेंडेंट होना वो सही नहीं। वो डायग्नोज करके इलाज, बहुत से लोग आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी आई है कि लोगों ने अपना खुद का इलाज किया है गूगल से, तो वो चीजें कई बार खतरनाक हो सकती है, वो शरीर को नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो दवाइयां हैं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि आप मेडिकल शॉप पे जाओ, आपको जो दवाई हो, कुछ एक को छोड़ के मैक्सिमम दवाइयां आपको जो केमिस्ट है वो ही दे देगा, तो उससे दवाइयों का मिसयूज होता है। जो एंटीबायोटिक है वो मिसयूज होती है, जो अदर दवाइयां हैं उसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग उसके आदी हो जाते हैं कई बार। उसमें से एक है जो ये चूर्ण है कब्जी के लिए, तो होता क्या है कि लोग अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं। लोगों को आज की डेट में आराम पसंद है, वो चाहते हैं कि मैं एक गोली या एक चम्मच चूर्ण लूं, ठीक हो जाऊं, लेकिन अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूं।
तो वो मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको उस पे डिपेंडेंसी कर रहा है, आप उस पे निर्भर हो रहे हो। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आपके लंबे टाइम से चल रही है तो हाँ। उसका निदान करवाना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और तो इन उसका चीजों के- निदान डिफिकल्ट है। जो मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो जो इस पे कंट्रोल कर लेगा उसकी लाइफ हेल्दी रहेगी, उसके लाइफ में जो शारीरिक जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है पूरे शरीर में, जो अदर जो हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी कई बार, जिनको बार बार एसिडिटी होती है, कब्जी रहती है, वो अपने काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो उस सब के लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और अगर परमानेंट अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेटर है कि किसी फिजिशियन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के पहले जांच करवा ले, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ये होता है कि हम चूरन लेते रहते हैं या कोई और दवाइयां लेते रहते हैं, बाद में पता लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि जांच नहीं करवाई तो हमें पता नहीं लगा। तो आप शुरुआत में चलो ठीक है, आपने कुछ दवाइयां ली, आराम आ गया, लेकिन वो दवाई अगर आपको लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, आराम नहीं मिलता है, तो फिर जांच करवाना बेटर है। पेट की समस्याएं हैं या पाचन की समस्याएं हैं, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जिससे मरीज को पता लगता है कि भाई मेरे को पेट की समस्या है। कई बार तो बहुत कॉमन समस्याएं होती है, जैसे पेट में दर्द है, उल्टी होना है, पीलिया हो जाता है, अगर लीवर की प्रॉब्लम होती है तो दस्त लगती है, दस्त में खून आता है, कब्जी रहती है, अगर पेट फूल जाता है, तो ये सारी अगर प्रॉब्लम है तो ये सारी पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स है। तो ये गैस भी इसका कारण होता है? गैस हमारा अगर खाना पीना सही नहीं है तो उससे गैस की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो एसिडिटी होती है, उसमें खट्टी डकारें आना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन रहना, उल्टी जैसा महसूस करना, भूख नहीं लगना, थोड़ा भारीपन रहना, ये सारी चीजें एसिडिटी या उसकी वजह से रह सकती है। एक इसके लिए तो एक जांच सुनने में आ रही है, एंडोस्कोपी हो गया या हाँ, जो शुरुआती जांचें हैं, नॉर्मली तो हम अगर जो आंतों का ऊपरी हिस्सा है, जिसमें खाने की नली और पेट आता है, उसके लिए एंडोस्कोपी बेस्ट है। अच्छा, अगर अगर कोई दिक्कत है जो कि सिंपल दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो एंडोस्कोपी उसमें करवा लेनी चाहिए, लंबे टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। या फिर जिनके लैट्रिन में खून आता है, लैट्रिन की प्रॉब्लम है, बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, उसमें कोलोनोस्कोपी होती है। अच्छा। तो एंडोस्कोपी से उसमें जो भी बीमारी है, घाव है, कुछ लोगों में कुछ और बीमारी भी आती है, जैसे कहीं कुछ लोगों में गांठ का पता लगता है जो कि कैंसर की हो सकती है, तो उससे बायोप्सी लेके हम आगे की जांच के लिए भेजते हैं। तो एंडोस्कोपी हमारे जीआई सिस्टम के लिए जरूरी है अगर इंडिकेटेड है तो। दूसरा एक नॉर्मल सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी होती है, उससे मोटा मोटा जो भी कोई दिक्कत है लीवर की, गॉल ब्लैडर की, आंतों की, तो वो पता लग जाता है। तो उसमें से भी हम उसमें पता लगा सकते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आजकल ये भी सुनने में आता है कि जब फैटी लीवर की समस्या हो गई है लीवर में, उसको पता नहीं चलता है, वो कहते हैं, सुनने में आता है कि वो कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, या बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि उसको फैटी लीवर हो गया। लीवर जो फैटी लीवर है, जो इंडिया में क्या है, हम जिसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी है। ओबेसिटी भी अलग अलग टाइप की होती है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जिनका पेट पे चर्बी है, अच्छा, हाथ पैर दुबले रहते हैं लेकिन पेट पे चर्बी रहती है, तो वो सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से जो वो एक्स्ट्रा चर्बी है, फैट है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम कंजप्शन ज्यादा करते हैं, फैट खाते जाते हैं, उसका यूज नहीं हो पाता है, तो वो शरीर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो चर्बी के रूप में हो जाता है और लीवर के ऊपर हो जाता है। जब वो लीवर के ऊपर होता है तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। अच्छा। तो जिनका वजन ज्यादा है या फिर जिनका पेट पे चर्बी ज्यादा है, उनको फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा है। जो भी हमारा खाना पीना है उसकी वजह से उनके फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा है। या फिर आजकल जो ये रिफाइंड शुगर्स आती है, इससे भी लीवर खराब होता है। उसमें कुछ लोग जो पतले हैं उसका भी फैटी लीवर हो सकता है। हाँ, सही। और जो फैटी लीवर है उसमें ग्रेड्स होते हैं, मतलब फैटी लीवर यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम नहीं करता है सालों साल तक। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में फैटी लीवर हुआ तो आपको 2-4 महीनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। फैटी लीवर की ग्रेड्स होते हैं, जो सोनोग्राफी होती है उससे पता लग जाता है कि ग्रेड 1 to 4 तक होते हैं। अब शुरुआती में जब फैटी लीवर ग्रेड 1 to बहुत कॉमन है, अगर हम अपने समाज में अगर हम देखें और सबके सोनोग्राफी करें तो मेरे ख्याल से 50, 60, 70% के फैटी लीवर आएगा। अच्छा। फैटी लीवर बहुत ही कॉमन है, ग्रेड 1 to कॉमन है।
तो उसके लिए तो खाना पीना जो हमें चेंज करना है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो जाता है, फिर लीवर को खराब करना स्टार्ट करता है। तो वो फिर इनिशियल फेज में तो ये सारे रिवर्सिबल है। जैसे किसी का ग्रेड 3 फैटी लीवर हो गया, अगर वो खाना पीना चेंज करे, एक्सरसाइज करे, वजन कम करे तो फैटी लीवर नॉर्मल भी हो सकता है, फैट हट सकता है। एक लेवल पे जाने के बाद जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, वो लीवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, वो इरिवर्सिबल स्टेज है। ये भी सुना है कि भी लीवर एकमात्र ऑर्गन है शरीर बॉडी का, हाँ, जो अपने आप को 80% रिकवर कर लेता है। लीवर अपने आप रिकवर करता है और लीवर रीजनरेट करता है। अच्छा। जो इस कंसेप्ट पे जो हमारी जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, वो इसी पे ही बेस्ड है। शरीर का ओनली ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट करता है। अच्छा। जैसे कोई लीवर किसी का खराब हो गया है और उसको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो परिवार का कोई सदस्य जिसका लीवर मैच करता हो उससे, जैसे ब्लड ग्रुप है, एज है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो वो अपना अंगदान कर सकते हैं। तो उसमें हम लीवर का लगभग 60% हिस्सा निकाल देते हैं। 60 to 65% हिस्सा निकाल देते हैं, वो हम मरीज के लगाते हैं। ठीक है। जो देने वाला है, डोनर है, उसके 30 to 35% जो हिस्सा है, अगर वो नॉर्मल लीवर है तो उसके शरीर के लिए सफिशिएंट है। अच्छा। कुछ हफ्तों में वो बड़ा होके नॉर्मल साइज का हो जाता है, दोनों तरफ। जो देने वाला हिस्सा है वो भी बढ़ता है, रेसिपिएंट में भी, और जो डोनर है उसके भी हिस्से बढ़ते हैं। तो लीवर रीजनरेट करता है, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा। एक मिथक है कि जो लीवर किसी के भी प्रॉब्लम आ गई है तो लोग ऐसे सोचता है अल्कोहलिक होगा, शराब को ज्यादा पीता है क्या? एक मतलब इसके साथ धारणा जुड़ गई है कि जो दारू ज्यादा पीता है अपने भाषा में। नहीं, जो आज की डेट में अगर हम इंडिया में माने तो लीवर खराब होने के 3 कारण है। अच्छा। पहला है शराब, नो डाउट। शराब बहुत ही कॉमन है इंडिया में, और जो लगातार सालों साल शराब पीते हैं बिना रुके हुए, तो उनमें लीवर डैमेज होता है। ठीक है। दूसरा है हेपेटाइटिस, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी और सी। ठीक है। वो खून से फैलता है। अच्छा। तो उसकी भी जांच होती है, उसमें अगर आदमी अगर शराब नहीं भी पीता तो भी लीवर खराब हो सकता है। अच्छा। तीसरा जो बताया था, जो भी फैटी लीवर, जो खाने पीने का है, जो NAFLD बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिसीज है। अच्छा। उसमें भी लीवर खराब होता है, जो अब इंडिया में बढ़ रहा है। पहले सिर्फ शराब और हेपेटाइटिस वाले फैक्टर्स थे जो मोस्ट कॉमन थे, अब जो फैटी लीवर वाला पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे खाने पीने में बदलाव की वजह से। ठीक बात। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जो खाना पीना है वो तो हमें चेंज करना पड़ेगा। शराब अगर आप एक लिमिटेड लेते हैं और अदर हैबिट्स फॉलो करते हैं, और अदर गुड हैबिट्स जो डाइटरी हैबिट्स हैं, तो फिर आप बच सकते हैं, है ना। और जो हेपेटाइटिस है वो ये है, हेपेटाइटिस की अगर जांच होती है उसमें पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, आगे की जांचें होती है, उसके अकॉर्डिंग दवाइयां होती है, उससे कंट्रोल रहता है, पहला चीज। दूसरा है कि अगर आपको पता लग गया कि आपके फैटी लीवर है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको वहीं पे ही कंट्रोल करना है, तो ही लीवर बच पाएगा, नहीं तो फिर लीवर खराब होने के चांसेस है। ये जो पेट और ये लीवर वगैरह, तो इससे क्या है कि ज्यादा डैमेज होने बाद कैंसर की संभावना रहती है इसमें? कैंसर हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, जो हमारा खाना पीना है, जो अभी जैसे जो बीकानेर की माने तो बीकानेर से पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, तो बहुत सारे वहाँ पे क्या जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, जो भी वहाँ पे यूज करते हैं, उससे कैंसर बहुत बड़ा है। जो हमारा खाना पीना चेंज हुआ है उससे भी रिस्क बढ़ा है। जो लीवर है अगर वो खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, तो उसमें भी लीवर में रिस्क रहता है कैंसर होने का। तो वो सारे रिस्क फैक्टर हैं, इससे कैंसर की आज की डेट में कैंसर, क्योंकि हम जांचें भी ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा पिकअप हो रहा है। पहले हो सकता है कि कैंसर होता हो लेकिन जांच नहीं होती हो तो पता ही नहीं चलता था कि कैंसर है नहीं है, क्या बीमारी है, मरीज ऐसे ही एक्सपायर हो जाते थे। तो आज की डेट में जांचें हर जगह अवेलेबल है, लोग जानते हैं, हल्का सा प्रॉब्लम होता है तो वो जांच करवा लेते हैं, तो उससे भी कैंसर ज्यादा पिकअप हो रहा है। तो कैंसर बढ़ा है खाने पीने की वजह से भी, और ज्यादा जांचें होने की वजह से, सुविधा होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अब समाज के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा है, जैसे मैं अपने फील्ड की बताऊं, जो मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूं, तो जो मेरे को जो लगता है, जो हमारा खाना पीना है
वो बहुत अच्छा नहीं है। जो हमारा रूटीन का खाना पीना है, प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें कई बार महसूस नहीं होता। आप लंबे टाइम तक जो हम खाना खा रहे हैं वो इनिशियल फेज में प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है। आप जिंदगी में शुरू से खाना खाते हैं 30, 40, 50 साल तक प्रॉब्लम नहीं करता। आपको लगता है कि वो रूटीन है, लेकिन जैसे ही आपकी एज 50 के बाद डाउन होती है और बढ़ती है तो उसका असर दिखना स्टार्ट होता है। वो एक्टिव हो जाता है, वो सारा, क्योंकि बॉडी की टॉलरेंस है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर हमें लगता है कि मैं तो 40 साल से खा रहा था, अभी तक नहीं हुआ, ये खाने पीने की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो खाना पीना है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जो बहुत लंबे टाइम के बाद हमें दिखनी स्टार्ट होती है। वो जैसे वो कहते हैं वो फिजिकली भी कमजोर होते जाते हैं, फिजिकली कमजोर होते हैं, फिर हमारी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। एक्टिविटी जैसे हमारे समाज में जो हमारा ट्रेडिशनल काम है, गोल्ड स्मिथ का जो हम सुनाई करते हैं, हमारा जो काम है वो बैठने का काम है, लंबे टाइम तक बैठ रहना पड़ता है। उसमें क्या रहता है, ओबेसिटी थोड़ी बढ़ती है, आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है शरीर को मेंटेन रखने के लिए। जो खाना पीना है, जो भी, जैसे हम शादी ब्याह में की बात करें तो उसमें भी जो खाना पीना है वो बहुत हेल्दी नहीं होता है, और हमारे खाने पीने के शौकीन बहुत है लोग बीकानेर में। तो वो हमें थोड़ा सा अब जो खाना पीना है कंट्रोल रखना पड़ेगा, एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। चाहे तो अगर जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो जो रेगुलर वॉक है, अभी कुछ टाइम से जैसे हमारे समाज के पास में कुछ वो पार्क खुले हैं, तो लोग वहां पे सुबह शाम जाके योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो उसको प्रमोट करने की जरूरत है, उससे शरीर अच्छा रहने के आगे के चांसेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ हमसे चूक हो गई है इसके अंदर, कुछ पूछना रह गया हो या आपको कुछ बताने की जरूरत हो तो? नहीं, समाज में बेसिकली जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता आती है पढ़ाई से, एजुकेशन से। पहले हमारे समाज में जो, स्पेशली बीकानेर की बात करें, क्योंकि जोधपुर में भी जो हमारा ब्राह्मण समाज है वो हमसे थोड़ा एडवांस है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हमारे समाज में एजुकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम, जो अब मेरे को लगता है पिछले 10-15 सालों में लोग पढ़ रहे हैं, जो आगे कुछ ना कुछ जो हमारा ट्रेडिशनल काम है उसको छोड़ के कुछ डिफरेंट काम करें। जैसे आप हैं, आप जैसे ये पहले काम नहीं होते थे, कोई ऐसे जागरूकता के लिए कोई ऐसे का कैंपेन नहीं चलाता था, तो आप जो कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। जो हमारे ट्रेडिशनल काम है उसका भविष्य तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लगता है। तो हमें पढ़ाई आज की डेट में मस्ट है, बिल्कुल पढ़ाई मस्ट होगी तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस खुलेंगे। बिल्कुल, नहीं तो आप वहीं पे ही एक लोकलाइज होकर रह जाएंगे, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सही बात। तो एजुकेशन के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा, और दूसरे फील्ड में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बहुत सा पोटेंशियल है हमारे समाज में, हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो और अच्छा कर सकती है। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उनको देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका जो एम्स तक का जो सफर रहा है उसके बारे में कुछ बात? मेरे फादर सर्विस में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनका ट्रांसफर होते रहते थे, तो मेरी स्कूलिंग मोस्टली बाहर हुई है। अच्छा। बीकानेर में बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो पहले मैं एमपी में था 4 इयर्स, वहाँ पे ट्रांसफर था फादर का। फिर मैं बिट्स पिलानी चला गया, वहाँ पे बिल्डर स्कूल है, वहाँ पे मैं 4 साल वहाँ पे। उसके बाद फिर पीएमटी में सिलेक्शन होके औरंगाबाद महाराष्ट्र से मैंने एमबीबीएस की। एमबीबीएस के बाद पीजी मैंने फिर बीकानेर से की, जनरल सर्जरी। अच्छा। पीजी के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में की। फिर मैंने 2 साल और दिल्ली में काम किया, जीबी पंत हॉस्पिटल में 1 साल, और लगभग 1 साल, और 1 साल राजीव गांधी इंस्टीट्यूट। 2017 में मैंने एम्स ज्वाइन किया एज ए स्पेशलिस्ट। फिर मैंने यहाँ पे मेरे कलीग है उनके साथ में मैंने डिपार्टमेंट शुरू किया। 2017 से अभी तक, अभी ये 9th ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 12 जून 2017 ये डेट है, तो 9 साल मेरे को अभी यहाँ पे पूरे हो गए। तो हमने डिपार्टमेंट शुरू से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, और अभी आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी सर्जरी है जो यहाँ पे नहीं होती हो, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इंक्लूडिंग लीवर ट्रांसप्लांट। हमने यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया है, करीब 30 ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो चुके हैं। अंगदान 2 तरीके के होते हैं, जैसे जो परिवार का सदस्य देता है, लिविंग डोनर, या फिर कोई आदमी ब्रेन डेड हो जाता है, उसके परिवार वाले अगर बोलते हैं कि भाई ये अंगदान होना है, तो वो ब्रेन डेड डोनेशन होते हैं।
तो हमने दोनों टाइप के ट्रांसप्लांट यहाँ पे किए हैं। तो अभी तक का, और सेकंड है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जो दूरबीन से सर्जरी होती है, जो रोबोट से सर्जरी होती है, तो वो भी हमने यहाँ पे शुरू कर दी थी 2018 में। 2018 के बाद वो एम्स जोधपुर एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत इनिशियल स्टेज पे रोबोट आ गया। तो उससे ये हुआ कि जो मिनिमल इन्वेजिव, जो एडवांस सर्जरी से, पहले एडवांस सर्जरी से पूरा चीरा लगता था, बड़ा चीरा लगता था, कॉम्प्लिकेशंस होते थे, और भी प्रॉब्लम्स होती थी, दर्द होता था, इन्फेक्शन होता था, मरीज के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती थी, स्कार रहता था, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता था। तो आज की डेट में वो सारी सर्जरी हम रोबोटिकली या लेप्रोस्कोपिकली कर पाते हैं। जो राजस्थान में बहुत कम सेंटर पे है, मेरे को लगता है जयपुर में 1 या 2 सेंटर होंगे जो इतना एडवांस होते हैं, अदरवाइज कोई भी रोबोटिक सर्जरी नहीं कर पाते हैं। और ट्रांसप्लांट तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जगह हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। सही। और ट्रांसप्लांट आज की डेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे फ्री किया हुआ है। उन्होंने ट्रांसप्लांट कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं, उससे भी जागरूकता बढ़ी है। तो ट्रांसप्लांट अच्छा यहाँ पे पिकअप हो रहा है। मतलब डरने जैसी कोई बात नहीं, डरने जैसी बात नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, नहीं है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स एम्स में आके खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सोशल सिक्योरिटी है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो सारा काम यहाँ पे फ्री हो जाता है। सारे यहाँ पे हमने यहाँ पे जितने भी ट्रांसप्लांट किए हैं अभी तक सारा फ्री किया है। अगर हम बाहर प्राइवेट की माने तो प्राइवेट में मिनिमम जो पैकेज है वो करीब 15 से 20 लाख का है मिनिमम, और ज्यादातर मरीजों में पैकेज शूट करता है, मतलब ज्यादा ही आपके पैसे लगते हैं बजाय मिनिमम के। तो एम्स में अभी तक जितने भी ट्रांसप्लांट हुए लगभग सारे फ्री हुए, किसी पेशेंट से चार्ज नहीं किया गया। ठीक है, देखा आपने कि डॉक्टर सुभाष जी से अपने बातचीत करी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको शेयर कीजिए। हमारा ये प्रयास सार्थक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और इसी तरह के वीडियो जो हम लेके आए उनके लिंक आप तक तुरंत ही पहुंच जाएं।